आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर आखिर बना किससे है? हमारा दिल कैसे धड़कता है, घाव अपने आप कैसे भर जाते हैं और ये पेड़ पौधे कैसे बढ़ते होंगे? तो इन सब सवालों का जवाब एक ही शब्द है, कोशिका। कोशिका इतनी छोटी होती है कि अधिकांश कोशिकाएं हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देती, लेकिन यही छोटी सी कोशिका हमारे पूरे जीवित शरीर की नींव होती है। जिस तरह लाखों ईंटें मिलकर एक विशाल इमारत बना देती हैं, छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक विशाल इमारत खड़ा कर देती है, उसी प्रकार करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक शरीर बनाती हैं। आज इस वीडियो में हम इस पूरे अध्याय को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि कोशिका होती क्या है, उसकी खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या है, पौधे और जंतु कोशिका में अंतर क्या होते हैं, साथ ही जो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं जैसे कि कोशिका झिल्ली हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड हुआ, ये सब के बारे में, वॉक्यूल हुआ, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि पूरा अध्याय आपको एक कहानी की तरह हमें समझ आए ताकि याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, बीच बीच में महत्वपूर्ण बिंदु नोट करते जाइए क्योंकि यही नोट्स आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अध्याय, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। देख लेते हैं कोशिका किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। मतलब आधारभूत यानी उसका बेसिक आधार जहाँ से शुरू हुआ हो, संरचनात्मक मतलब उसकी संरचना को बनाने में जो चीज़ मूल हो, और क्रियात्मक और क्रिया करने में जो चीज़ मूल हो वो है कोशिका। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग। जितने जीवित जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सबकी इकाई जो यूनिट होता है, जैसे कि हमने पहले बताया कि जैसे एक बिल्डिंग बनाने में ईंट उसका इकाई है, एक एक ईंट जोड़ के वो बिल्डिंग बना है, वैसे एक एक कोशिका जो जोड़ के एक शरीर बनता है। सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक, यहाँ आप इस साइंटिस्ट को देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क, यहाँ पे एक डाली आपको दिख रहा होगा, इसको हम जूम कर लेते हैं। डाली को उन्होंने, एक कॉर्क को, पतली कॉर्क को उन्होंने काटा तो उन्होंने देखा ये जो कॉर्क है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं तना जो है, यहाँ से एक स्लाइस लिया, स्लाइस को अपने यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप है उसको यहाँ पे रखा और उन्होंने देखा कि एक जालीनुमा संरचना उनके पास आई, और इसी को उन्होंने, ये जो छोटी छोटी जाली आया इसको उन्होंने नाम दिया सेल। सेल को लैटिन भाषा में कहते हैं, लैटिन भाषा होती है, उसको कहते हैं छोटा सा कमरा। तो ये कमरा के रूप में इन्होंने देखा और इनको दिया सेल नाम, और हिंदी में इसको कहा गया कोशिका। ठीक है, ये हम लोग एक बार माइक्रोस्कोप के बारे में देख लेते हैं जो सूक्ष्मदर्शी है। ये माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग को अगर आप एक्सपेरिमेंट करने को मिलता हो तो वहाँ भी देखेंगे, माइक्रोस्कोप की संरचना देख लेते हैं। ये हुआ आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे ये आपका नेत्रिका लिखा हुआ है जिसे इंग्लिश में आईपीस कहते हैं, यानी यहाँ आप अपना नेत्र रखेंगे, ऊपर से यहाँ से देखेंगे, अपना सर यहाँ झुका के यहाँ से देखेंगे, और जो ये मंच है, यानी मंच पे लोग ड्रामा करते हैं तो मंच पे यहाँ आपका सामान रखा गया। सामान या एक शीशा रहता है, शीशा पे अगर कोई भी चीज़ आपको सूक्ष्म चीज़ देखना है वो वहाँ रख देंगे, और एक और ऊपर से उसके ऊपर शीशा रख दिया जाता है ताकि वो सामान, वो चीज़, वो सेल हिले नहीं, और उसको यहाँ पे मंच पे रखा जाता है और इस लेंस को एडजस्ट किया जाता है। तब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें वो सूक्ष्मदर्शी चीज़, वो चीज़ बड़ा करके दिखाई देगी। एक छोटा सा बिंदी, यही चीज़ हम लोग को इतना बड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, ये हुआ इसके बारे में। इसमें यहाँ पे भी दर्पण लगा हुआ रहता है, यहाँ इसको आधार बोलते हैं, इसको हत्था क्योंकि इसको पकड़ते हैं, इसको सूक्ष्म समायोजन घुंडी बोलते हैं क्योंकि इसको गोल गोल ऐसे घुमाएंगे तो दूर जाएगा, पास जाएगा, इसीलिए। और ये दूसरा है, ये नज़दीक और दूर ले जाने के लिए। ठीक है, इसी को अलग अलग क्या क्या बोलते हैं एक बार देख लीजिए सूक्ष्मदर्शी को। ठीक है, मंच इसको बोलते हैं, नेत्रिका इसको बोलते हैं, ये हुआ काया नली, यहाँ अभिदृश्य लेंस रहता है, ये सब हो गया सूक्ष्मदर्शी। अब कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी भी आ गए हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बहुत छोटा सा छोटा चीज़ भी आपको इसमें दिखाई दे देगा। ठीक है,
उन्होंने जब सेल को देखा, एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपके एनसीईआरटी में कि प्याज लीजिए, प्याज का ना जो छिलका होता है उसको देखिए माइक्रोस्कोप में, तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा वो माइक्रोस्कोप में, ठीक है। प्याज का एकदम, प्याज जब आप लोग छिलते हैं उसके अंदर में एक छोटा सा परत जैसा निकलेगा, वो परत की बात कह रहे हैं, तो वो अगर उसको देखेंगे तो ऐसा जालीनुमा निकलेगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें वही बताएगा कि ये जो होता है ये छोटा सा दिखेगा, ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये हम लोग आगे में पढ़ेंगे, हम बता दे रहे कि ऐसा दिखता है। ये हो गया, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की थी, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने खोज की, नाम दिया, नामकरण में किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो खोज की थी एंटोन वॉन लियोवेनहॉक ने 1674 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका का नामकरण किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की, मतलब कोशिका जीवित ही जीव जंतु में है ना, तो इसीलिए मेन मतलब एक तो है कि जो शुरू में खोज किया उसको भी महत्व देना, और जो मेन चीज का खोज किया उसको भी महत्व देना है। तो लियोवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी एक जगह का क्वेश्चन है कि हम लोग कोशिका के बारे में ये सब पढ़ रहे हैं, इस अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और एक दो और क्वेश्चन है जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है, याद करने के लिए, तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो एक दूसरे से सब चीज़ कनेक्ट होता है उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वो कोशिका जो कोशिका की तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, इसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। ऐसे एक लंबा सा होता है, ठीक है, और एक ऐसे लंबा सा होता है, फिर ऐसे कुछ, ये सबसे लंबा कोशिका तंत्र होता है। फिर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, जीवाणु एक है जिसे माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका कहते हैं, याद कर लीजिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सेरिबेलम में होती है, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है मानव शरीर में। और ऐसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, तो वो ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है एक कोशिकीय जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होता है, और एक बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारी कोशिका होती हैं, वो मिलके होती है। यानी आप सोचोगे कि एक कोशिका पे कभी जीव होता होगा, हाँ एक दो हैं जो एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिका ही वही जीव है। वो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, वो है पहला अमीबा। अमीबा का ऐसा स्पेस होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है विदाउट एनी शेप, उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। उसी में होता है, वही कैप्चर कर लेती है जगह, कोई भी अगर उसका खाना है यहाँ पे तो धीरे धीरे अपना शेप बना के उसको अपना खा लेगी, अपना पचा लेगी, ठीक है। और ये ज़्यादातर समुद्री इलाका में पाई जाती है, आप ऐसे खुले आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा सा जेली टाइप से होता है ये अमीबा हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया क्लेमिडोमोनास हो गया, और तीसरा पैरामीशियम बैक्टीरिया। ये सब बहुत छोटी होती है जो हमें अपने नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखा गया है, लेकिन ये एक कोशिकीय जीव हैं। ये 4-5 हैं, इनको याद कर लीजिए, अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। फिर एक होता है बहुकोशिकीय जीव, वैसे जीव जो अनेक कोशिकाओं को समाहित कर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब बहुकोशिकीय जो बहुकोशिका से बना हुआ, तो बहुत सारे लोग हैं, तो भाई आपस में सोचेंगे, डिसाइड तो करना पड़ेगा, सबको अपना अपना काम बांटना पड़ेगा। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें जो कोशिकाएं होती है वो आपस में, कुछ कोशिकाएं एक जैसी रहेंगी, ठीक है, तो वो अपना उनका काम भी वैसा टाइप का रहेगा, दूसरी मतलब उसी शरीर में। जैसे मानव शरीर है तो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं हैं, यहाँ पे कुछ कोशिका। मानव शरीर मतलब हम बना लेते हैं, हाथ पैर बना लेते हैं, ठीक है, ये सर हो गया, ये पैर हो गया, ये हाथ हो गया। तो जो यहाँ की कोशिका है, दिमाग की कोशिका, जो हाथ की कोशिका है, ये सब ये दिमाग की कोशिका सब छोटी छोटी अलग है, और ये मिलकर अपना अलग काम कर रही है, दिमाग वाला काम कर रही है। हाथ वाली कोशिका है, ये अपना अलग काम कर रही है, ये अपना हड्डी वड्डी देखना, चोट वोट लगना, उसको ठीक करना काम करिए। यहाँ पैर की कोशिका अलग काम करिए, सब कोशिका अंदर विभाजित होकर, जैसे हार्ट की कोशिका है, दिल की, वो अपना अलग काम कर रही है। तो बहुकोशिकीय में क्या होता है कि विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु तो ये धीरे धीरे एक जैसी कोशिका मिलकर एक टिश्यू, जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे उसका, धीरे धीरे उससे टिश्यू मिल के एक अंग का निर्माण कर लेते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव में एक कोशिका से ही विकसित होती है, ठीक है। अब हम लोग जब ये कोशिका पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारी कोशिका आ रही हैं, तो आखिर सब क्या है कोशिका के बारे में कुछ और, तो हम लोग कहेंगे एक सिद्धांत बनाते, कोई को मिलके एक सिद्धांत दे जो हर जगह हर चीज में एक समान है। तो वो सिद्धांत
स्लीडन एंड स्वान नाम से दो साइंटिस्ट हुए, स्लाइडन एंड स्वान नाम से दो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया कि जो सब जगह सिद्धांत इसलिए लोग दे देते हैं कि सब जगह वो कॉमन पाया गया तो हम एक सिद्धांत देते हैं कि मेरे अनुसार ये होता है और सब जगह यही होता है, ठीक है। आगे विर्चो ने इसमें कुछ आगे बढ़ाया, तो ये सिद्धांत क्या है, तो पहला सिद्धांत कहता है कि सभी पौधे व जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, वही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कोशिका सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि सभी पौधे और जंतु क्या है, कोशिकाओं से बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा कोशिका सिद्धांत क्या है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। ये भी हम लोग ने अभी पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, संरचनात्मक और मूलभूत इकाई होती है। ये दोनों स्लाइडेन और स्वान ने दिया। तीसरा जो विर्चो ने है वो तीसरा दिया, उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, मतलब जो कोशिका है वो अपने पहले की कोशिका से बना हुआ है, वो नया अचानक से नहीं आता, पहले ही कोशिका में विभाजन होता है और विभाजित होकर दो कोशिका बनती है। इसी विभाजन में आगे अगले के चैप्टरों में हम लोग माइटोसिस मायोसिस विभाजन भी देखते हैं, कैसे होता है माइटोसिस विभाजन, जैसे हम लोग का स्किन कट जाता अपने आप भर जाता है, तो वो क्यों होता है, तो वो होता है माइटोसिस से होता है, ठीक है, अपने आप हो जाना। और जो माइटोसिस मायोसिस, हम लोग आगे पढ़ते हैं कोशिका की संरचनात्मक संगठन के बारे में, ठीक है। हम लोग ने माइक्रोस्कोप के बारे में देख लिया, और ये जो है प्याज का छिलका हम लोग देखे, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़े, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में, इसको जूम कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की संरचनात्मक संगठन। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण, ठीक है, आवश्यक रूप से होते हैं। वो 3 गुण क्या है, पहला है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है केंद्रक न्यूक्लियस, और तीसरा है केंद्रिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। मतलब ये कोशिका बड़ा सा होगा, कोशिका का कोशिका झिल्ली हुआ, ये जो बाहर हम बनाए, बीच में हम बनाए केंद्रिका बनाए न्यूक्लियस, और ये जो बीच में जो जो चीज ये भरा हुआ है इसको बोले साइटोप्लाज्म। ये हुआ प्लाज्मा, ये हुआ केंद्रक, और ये हुआ साइटोप्लाज्म। ये 3 मेन चीज है सेल में, ठीक है। और जो हम लोग कोशिकांग पढ़ेंगे वो इस साइटोप्लाज्म में अंदर होते हैं। यहाँ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपार्शियस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब इसके बीच में होते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि कोशिका द्रव्य जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है, मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक बना के जीव द्रव्य मिलता है। मतलब हम जो अभी चित्र बनाए कि ये हो गया सेल, मतलब प्लाज्मा झिल्ली हो गया, ये केंद्रक हो गया, ठीक है, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो जो ये साइटोप्लाज्म और ये केंद्रक हुआ, ये दोनों मिलके क्या बना, जीव द्रव। जीव द्रव में क्या होना चाहिए, जीव के लिए क्या कौन कौन सा द्रव होना चाहिए, एक तो ये वाला द्रव होना ही चाहिए, साथ में उसके साथ केंद्रक भी होना चाहिए, ठीक है। तो जीव द्रव और कोशिका द्रव में अंतर है, ये ध्यान रखिए। कोशिका द्रव्य हो गया जो कोशिका के अंदर है, उसमें न्यूक्लियस वाला नहीं आ रहा है, और जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला दे रहे हैं तो बन जा रहा है जीव द्रव, ठीक है। यहाँ पे एक ये देखिए, आपका कोशिका हम बनाए हैं, कोशिका में ये न्यूक्लियस हो गया, फिर ये हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये सेल ऑर्गेनल हो गया, सेल फ्लूइड, वही इसको साइटोसोल भी बोलते हैं। और इसको जो सेल फ्लूइड हो गया, सेल ऑर्गेनल, ये सब मिलकर साइटोप्लाज्म बना, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव बना, ठीक है। कोशिकांग के बारे में देखेंगे, वो 3 चीज तो मेन हो गया, जो मेन विभाजन होता है ऊपर ऊपर विभाजन के। अब देखते कोशिकांग क्या क्या है टोटल। तो कोशिकांग में आता है आपका एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो बाहर का सेल बना, सेल वाल आता है। सेल वाल बस किस में होता है, पादप कोशिका में होता है, ठीक है, जो उस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक हार्ड सा रहता है। लेकिन ये जीव कोशिका में नहीं रहता, क्योंकि जीव को उतना हार्ड बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा उसको हाथ पैर हिलाना है। लेकिन पेड़ को एकदम मजबूत खड़े रहना, क्योंकि उसको खड़े रह के फल वल उसमें आएगा, उसको मजबूती से एक जगह टिकना है, इसीलिए उसको वाल की जरूरत है, दीवार की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है। तो सेल वाल किस में होता है, बस प्लांट सेल में होता है। और फिर हो गया तीसरा हो गया न्यूक्लियस, जो केंद्र है, हर चीज का एक केंद्र होता है, ठीक है। शरीर का भी एक केंद्र है हमारा दिमाग, न्यूक्लियस का केंद्र है उसका, सेल का केंद्र है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। और जैसे हर जगह आप देखो तो सेंट्रल ऑफिस, सेंट्रल लाइब्रेरी, हर चीज का एक केंद्र में कोई रहता है, जो पता रहता है कि यही है मेन मुखिया यहाँ का, ठीक है। तो सेल का मुखिया जो होता है केंद्रक होता है, जैसे घर में मुखिया मम्मी होती हैं, वैसे सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस हुआ। दूसरा हो गया केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य यहाँ बीच में होता है, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल नहीं है, बट इट इज अ पार्ट, ओके, बट यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं कोशिकांग, मेन कोशिकांग कौन कौन से हो गया। एक हो गया, इसको हम डायग्राम से समझते हैं, 1 मिनट। हम लोग को दिखेगा कोशिकांग, हम लोग बात कर रहे थे,
तो जैसे ER, ठीक है, ER को बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ER दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ ER, ER को बोलते हैं अंतर्द्रवीय जालिका। ये जालिका होती है, द्रव के अंदर होती है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक मतलब इंडो मतलब अंदर, प्लाज्मा के अंदर ये है, ठीक है। और रेक्टिकुलम यानी जालिका, ER इसको बोलते हैं। ये हुआ ER, ठीक है। दूसरा हो गया गोल्गी अपार्चस, गोल्जी उपकरण, ठीक है, ये हो गया गोल्जी उपकरण, ठीक है, ये ER हो गया गोल्जी उपकरण। तीसरा हो गया लाइसोसोम, जैसे आत्मघाती थैली बोलते हैं, ये हो गया लाइसोसोम, हो गया गोल सा रहता है। चौथा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, ठीक है, हॉट डॉग जैसा। और हो गया फिर पांचवा हो गया प्लास्टिड, प्लास्टिड चूंकि ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में नहीं वो प्लांट सेल में होता है। और चौथा हो गया वॉक्यूल, वॉक्यूल एनिमल सेल में भी होता है, बट इसका शेप बहुत छोटा होता है, ऐसे बिंदी सा होता है या छोटा सा होता है, ठीक है। यही जो 6 चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि देखिए प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आप यहाँ पे देखेंगे वॉक्यूल बड़ा सा होगा, देखिए बड़ा सा वॉक्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सेल वाल भी दिखेगा, ठीक है। ये जो हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो हो गया सेल वाल हो गया। ये बाहर जो दिख रहा है ये हार्ड सा, ये सेल वाल हो गया, और अंदर एक पतला सा झिल्ली हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये हो गया प्लांट का, ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार 2 प्रकार से हो सकते हैं। अगर एक हम लोग देखें झिल्ली युक्त अंगक के आधार पर, मतलब किसमें झिल्ली है किसमें नहीं है, मतलब उसके जो ऑर्गेनल्स हैं ये सब ऑर्गेनल, तो इसमें अपना इसका झिल्ली अलग है या सेपरेट है या एक ही में सब घुला मिला, समझ ही में नहीं आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सब है कि नहीं है। और एक में एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि ना ये यहाँ है, ये यहाँ यहाँ है। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं जीवधारी के आधार पर कि प्लांट का सेल है कि एनिमल का सेल है। तो झिल्ली युक्त अंगक के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के सेल होते हैं, प्रोक्रियोटिक और इयोक्रियोटिक। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं प्रोकैरियोटिक और इयोक्रियोटिक, ठीक है। प्रोक्रियोटिक और इयोक्रियोटिक, इयो नहीं यूक्रियोटिक, सॉरी। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें मेन अंतर जो रहता है, एक तो साइज का अंतर रहता है, ठीक है। एक क्या अंतर रहता है इसको एक बार देख लेते हैं। एक तो इसका साइज का अंतर रहता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में एक तो साइज का अंतर रहता है। साइज इसका 1 से 10 माइक्रोमीटर रहता है, और इसका ये थोड़ा सा बड़ा था, मतलब प्रोकैरियोटिक जो होता है ना पहले आया, तो पहले पहले छोटा छोटा आता है ना, तब ना धीरे धीरे बड़ा होता है। प्रो है पहले आया है और ऊपर से एक ही सेल का बना हुआ है, तो साइज 1 से 10 और ये 10 से 100, ठीक है। और ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो रहता है। और इसमें ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्रोमोजोम एक रहता है, इसका जो इसमें बस एक क्रोमोजोम रहता है, क्रोमोजोम ऐसे रहेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोजोम के बारे में। इसमें बहुत सारे क्रोमोजोम रहते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं, इसमें झिल्ली युक्त रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं रहते। प्रोकैरियोटिक में देखो 3 चीज़ है। पहला चीज़ मान लो इसका साइज, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में पहला चीज़ इसका हो जाएगा साइज, यानी इसका जो है आकार, ठीक है, आकार देखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा चीज़ देखेंगे कि क्रोमोजोम कितना है, ठीक है, क्रोमोजोम की संख्या, क्रोमोजोम की संख्या। और तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा देखेंगे कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित है या उपस्थित है। यहाँ पे लिख देना है तीसरा, तीसरा हो जाएगा झिल्ली युक्त कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंगक, उसमें छोटा छोटा अंग है। कोशिकांग अनुपस्थित है या उपस्थित है। अनुपस्थित होगा कोशिकांग झिल्ली तो वो हो गया प्रोकैरियोटिक, अगर उपस्थित होगा तो वो हो जाएगा यूकैरियोटिक, ठीक है। एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी होगा, और इसका तो सभी जीव जंतु मान लीजिए यूकैरियोटिक ही हैं सभी जीव जंतु। और प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसमें क्या क्या अंतर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। ऐसे यहाँ ऊपर ऊपर में लिख दिए हैं कि प्लांट सेल में एक तो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिक नहीं, यहाँ हम गलती लिख दिए प्लास्टिड,
एक तो प्लास्टिड होता है, दूसरा सेल वॉल होता है और इसमें लार्ज वॉक्यूल होता है। ठीक है, रसधानी बड़ा होता है, प्लास्टिड होता है और सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल में ये तीनों नहीं होता है। ठीक है, अब एक एक करके सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में, और एक साइड हम खोल लेते हैं, दूसरा जिसमें हम लोग अच्छे से फोटो तो देखते हुए चलेंगे। ये हुआ आपका प्लांट सेल पढ़ा जाए या एनिमल सेल। देखिए एक बार एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है वो वाला फोटो हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है ये है आपका पादप कोशिका का, और ये है आपका जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका को ही देखते हुए चलते हैं। इसमें बोला है पहले अंतर्द्रव्यीय जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद कर लीजिए, अंतर्द्रव्यीय जालिका मतलब द्रव के अंदर जो जाली बना हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो द्रव के अंदर जाली ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये है अंतर्द्रव्यीय जालिका। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, इसमें लिखा है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो पहले जालिका के बारे में देख लेते हैं कि यह झिल्ली युक्त नलिकाओं या सीटों का एक बहुत बड़ा तंत्र है। बहुत बड़ा तंत्र है, देख रही हो यहाँ से यहाँ तक है। ये लंबी नलिका आयतकार थैलों की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप है। ठीक है, ये सब ठीक है, मतलब मेन है कि नलिका युक्त होती है। अब इसको दो प्रकार में बांटा जाता है। ईआर दो प्रकार के होते हैं। एक आर बोलते हैं, आर मतलब रफ ईआर, और ईएस मतलब स्मूथ ईआर। आर का रफ है, रफ क्यों है यानी खुरदुरा है, रफ को हिंदी में कहेंगे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, और एस ईआर को बोलेंगे स्मूथ यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। जो देखिए एक और हम फोटो देख लेते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा जो इसमें नीचे में है। देखिए इसमें जो ये देख रहे हैं, ये बिंदी 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 दिख रहा है ना व्हाइट कलर का ग्रीन में, तो ये खुरदुरी हो गई, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका हो गई। अंदर वाले में उतना नहीं है और कहीं कहीं नहीं भी है, तो नहीं है जिसमें वो स्मूथ हो गया, और जिसमें है या नहीं। तो खुरदुरी होती क्यों है? ये छोटा छोटा जो रहता है ये रहता है राइबोजोम। राइबोजोम ऊपर से उसमें चिपका रहता है, इसीलिए वो खुरदुरी होती है, क्योंकि इसमें राइबोजोम लग गया। और राइबोजोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषित करता है। संश्लेषण मतलब बनाना, जैसे खाना बनाने को कुकिंग कहते हैं, वैसे ही सेल के अंदर हमारे मानव शरीर के अंदर कुछ बनाने को कहते हैं संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटो से संश्लेषित होता है खाना, कहाँ? प्लांट में। और यहाँ प्रोटीन संश्लेषित हो रहा है, यानी प्रोटीन बन रहा है। कौन बना रहा है? राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम ये बना रहा है, राइबोसोम जाके चिपका कहाँ है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन भी बनाता है उसमें जो चिपका हुआ राइबोसोम है। ठीक है, दूसरा हुआ एससीआर। एससीआर क्या होता है? तो ये वसा और लिपिड। वसा लिपिड में क्या अंतर है? दोनों ही लगभग फैटी एसिड ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है, थोड़ा सा उसका केमिकल कॉम्बिनेशन का ही अंतर हो जाता है, जबकि दोनों ही वसा ही हैं, एक तरह से फैटी एसिड ही हैं। ये थोड़ा ज़्यादा होता है, ये थोड़ा कम होता है। मतलब वसा और लिपिड अणुओं से बनाने में सहायता, जो एससीआर होता है वो वसा और लिपिड अणुओं को बनाता है। ठीक है, स्मूथ वाले में। मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस, झिल्ली जीवात जनन क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें एससीआर द्वारा बनाए गए वसा प्रोटीन से कोशिका झिल्ली बनती है। यानी देखो, कोशिका झिल्ली बनाने में हमें प्रोटीन, वसा, लिपिड की जरूरत रहती है, और ये वसा हम लोग को कहाँ से मिलता है? एससीआर से मिलता है। तो ईआर जो है, वो जो जालिका है अंतर्द्रव्यीय जालिका, वो क्या क्या करती है? तो एक तो रफ वाली क्या करती है, उसमें राइबोसोम चिपका है, तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषित करता है, तो वो राइबोसोम बनाती है। और एससीआर क्या करती है? चिकनी चिकनी है, यानी उसके पास फैट बहुत है, तेल बहुत लगा के रखी है, इसीलिए एकदम चिकनी है। तो वो चिकनी, जो उसका चिकनापन है, वो क्या काम आता है? तो वो जो फैट और लिपिड है वो प्लाज्मा झिल्ली, जो ये जो बाउंड्री बना है, वो झिल्ली बनाने का काम आता है। और ये झिल्ली बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, झिल्ली जीवात जनन बोलते हैं। ठीक है, यूज क्या है ईआर का? तो हम लोग ने पढ़ा वही यूज। पहला कार्य है, मुख्य कार्य है कि कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों प्रोटीन परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। मतलब ना, यहाँ राइबोसोम क्या किया? बनाया, क्या बनाया? राइबोसोम प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन बनाया, तो ये नलिका क्या किया? धीरे 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 ऐसे जाके केंद्रक को भेज दिया। ठीक है, फिर है कि उसको वहां तक पहुंचा देता है। ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करता है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन होता है तो कोई क्या करता है कि यहीं पे जाके रिएक्शन हो जाता है।
तीसरा है वर्टेब्रेट यानी कशेरुकी जीवाणु जिसमें हड्डी होता है के यकृत की कोशिका, एसीआर हम लोग वर्टेब्रेट में ही आते हैं, पक्षी हुआ वो भी वर्टेब्रेट में आता है, तो उनके यकृत यानी लीवर की कोशिकाओं में एसीआर जो होता है वो विष तथा दवा को डिस्ट्रॉय कर देता है, निराविषीकरण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो पहले का काम है इसका जो ईआर है इसका काम है कि ये यहाँ नलिका के रूप में जो बनाता है इसको केंद्रक में भेज देता है, और एसीआर बनाता है वसा और लिपिड को। और दूसरा काम इसका हो गया कि एक ढांचे के रूप में काम करता है, और तीसरा काम हो गया कि ये निराविषीकरण के भी काम आता है। ठीक है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट बोलते हैं। क्यों मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट बोलते हैं ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका को? क्योंकि यहाँ आके प्रोटीन बना, लिपिड बना, वसा बना। ठीक है, और ये उसको वहां पहुंचाया। मेन इसका काम मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा एक डायग्राम बनाए हैं, ये जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और ये किनारे किनारे हो गया खुदरा सा एसीआर आरईआर हो गया और बाहर में एक एसीआर हो गया। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं गोल्गी अपार्चस, गोल्गी उपकरण के बारे में। अपार्चस मतलब साइंटिफिक वे में कोई चीज़ टूल वूल मिलता है ना तो उसको हम लोग अपार्चस बोलते हैं, यानी उपकरण बोलते हैं कि एक उपकरण है। तो गोल्जी एक उपकरण है। उपकरण इसका क्यों नाम लिया? क्योंकि ये कुछ बनाता नहीं है, इसका काम है यहाँ से खाना उठा के वहाँ पहुँचाने। ये एक टूल है, एक मीडियम है, ये है गोल्गी अपार्चस। ठीक है, ऐसे 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 रहता है। ठीक है, थैला जैसा। और ये क्या करता है, जो ईआर में संश्लेषित पदार्थ हैं गोल्जी में पैक किए जाते हैं। जो हम यहाँ पे क्या प्रोटीन वोटीन बना लिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, तुम प्रोटीन बना लिए और तुमको हम पैक करते हैं, पैक करके बोला कि ये प्रोटीन हो गया मेरा, ये वसा हो गया, ये पैक कर देगा। ठीक है, पैक किया जाता है और उन्हें कोशिका के बाहर या अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ न्यूक्लियस के पास, केंद्रक के पास रहता है, तो ये जो बनाया वो कभी कभी अगर केंद्रक को जरूरत है तो यहाँ से ऐसे भेज देता है। ठीक है, लेकिन ये बस यही भेजता है और इधर उधर नहीं भेजता है, क्योंकि यहाँ चिपका हुआ भाई नजदीक में है। अच्छा तुमको प्रोटीन चाहिए न्यूक्लियस को, तो यही हम बना ही रहे हैं, प्रोटीन आरईआर बनाए, लो तुमको दे दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन और जब यहाँ तुमको प्रोटीन का जरूरत हो गया, यहाँ प्रोटीन का, इसको प्रोटीन का जरूरत हो गया, तो वो कौन देगा? वो देगा गोल्गी अपार्चस देगा। ठीक है, क्योंकि ये पैक करके दुकान लगा के बैठा है, भाई हम पैकिंग कर रहे हैं, अगर तुमको कुछ चाहिए ऑनलाइन बोल दो, हम यहाँ से तुमको भिजवा दे रहे हैं। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में गोल्गी उपकरण के सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है, और कभी कभी इसको जरूरत होता है कि भाई कोई कहता है कि हमको थोड़ा जटिल, हम थोड़ा जटिल काम कर रहे हैं ना, तो हमको थोड़ा जटिल शक्कर चाहिए, मतलब थोड़ा सिंथेसिस के और बढ़िया शक्कर चाहिए, तो वो बनाने के लिए मतलब शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज चाहिए, उसको जटिल ग्लूकोज चाहिए, तो वो भी काम करती है। और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइजोसोम को भी बनाया जाता है। और गोल्जी कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया हम लाइजोसोम को भी बनाते हैं। आप लाइजोसोम लीजिए, पूरा खाइए, पूरा खत्म हो जाइए, मतलब आपको हम दवाई से लेके जहर तक दे रहे हैं आपको। ये पूरा पैकेजिंग का इसका काम चल रहा है। तो गोल्गी अपार्चस को किसने, हाँ ये भी देख लीजिए, गोल्गी अपार्चस की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, और ये कैसी होती है? पुट्टिका के रूप में होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं पुट्टिका। ये जो ऐसे ऐसे गोल गोल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पुट्टिका। ठीक है, झिल्ली युक्त पुट्टिका होती है, वेसिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वेसिकल्स, और ये पुट्टिका होती है। और इसका काम मेन होता है पैकेजिंग और शिपिंग का। ठीक है, जो ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन वोटीन बनाता है उसको पैकेज करता है, ये लाइजोसोम भी आपको बनाता है, और ये जटिल शक्कर भी बनाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा जो है लाइजोसोम के बारे में। लाइसोसोम आप इसके बारे में बहुत सुने होंगे। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। मतलब इसके बारे में, मतलब आत्महत्या की थैली ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या होता है कि जब सेल अगर हम ले रहे हैं और इसका कोई भाग यहाँ से टूट गया, ठीक है, या इसका माइटोकॉन्ड्रिया में चोट लग गया, कुछ ये हो गया, तो इसको लग रहा है ना, जैसे पहले लगा, सोचिए आपको कोई एक उपकरण उसको चोट लग गया, ठीक है, अब ये कहा कि ये तो खत्म हो गया, क्या किया जाए, आधा टूटा फूटा है, अब इसको तो रखने से काम कर नहीं रहा, तो इसको ना पूरा ही खत्म कर दे रहे हैं। तो लाइजोसोम जाया, इसको थोड़ा सा इसके पास आया तो इसको खत्म कर दिया। लेकिन कभी कभी लग रहा है कि सेल में ही चोट लग गया, माइटोकॉन्ड्रिया ही खराब हो गया, मेन चीज खराब हो गया, तो ये क्या करेगा लाइजोसोम? ये पूरा फट जाएगा, और पूरा फट जाएगा तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा जो उसके अंदर ऐसा एसिड रहता है कि ये पूरा को गला देगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम
कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, मतलब उसमें जो भी टूटा फूटा कोशिकांग होता है, भोजन अगर कुछ आ गया ऐसा भोजन कुछ गंदा सा या कुछ बैक्टीरिया आ गया तो उसको वो पचा देता है, उसको खत्म कर देता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। आर इन एंजाइमों को बनाते हैं। इन एंजाइमों को कौन बनाता है? ये राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम को बनाता है। हम लोग पढ़े ना कि लाइसोसोम गोल्गी अपार्चस लाइसोसोम को बनाता है, गोल्गी अपार्चस भेजता है और लाइसोसोम आर बनाता है। मतलब आर जैसे लाइसोसोम को गोल्गी अपार्चस बनाता है, लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम है उसको आर बनाता है। ये पाचक एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो उसको ये निपटा देगा। कोशिकीय चयापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ काम करना, शरीर में अगर कुछ काम हो रहा है ना, कुछ मतलब जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम लोग का ग्लूकोज खपत हो रहा है, एनर्जी बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम अपने आप फट जाता है उसका झिल्ली और उसको पूरा पचा लेता है, इसीलिए बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? पैकेजिंग और ऑनलाइन शिपिंग कौन करता है? गोल्गी उपकरण। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ बनता है? मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अंतर्द्रव्य जालिका में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बिजली पैदा करता है, मतलब बिजली नहीं पैदा करता है, मतलब एनर्जी पैदा करता है, क्योंकि बिजली भी तो एक तरह से एनर्जी है। बिजली मिलेगा तभी तो सब काम होगा, मशीन चलेगा। तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये बनाता है एनर्जी। ये तो प्रोटीन बना दिया, ठीक है, लाइसोसोम बना दिया, वसा बना दिया, लेकिन भाई एनर्जी कौन बनाएगा? सबको मिला के हमको एनर्जी चाहिए ना। आखिर कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से बनेगा? ऊर्जा कहाँ से आएगा? हमको ठीक है, मेरे पास चीनी है, ये है, तो हमको रोटी बना के तो खिलाओ, आटा है, सब चीज़ है, चूल्हा भी रखा, तो बनाओ, तो पकाओ, तो हमको खिलाओ, तो वो कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये जो है ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जो हमारा शरीर है उसको हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी किस रूप में है? कोई विद्युत के रूप में, कोई ऊष्मा के रूप में एनर्जी लेता है, तो हमारा शरीर लेता है एटीपी। साधारण रूप से थोड़ी ना लेगा, तो मुश्किल चाहिए। तो एटीपी को फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद कर लीजिए, एटीपी के रूप में लेता है। और एक ग्लूकोज से अगर हम एक कण है ग्लूकोज का, तो उससे हम लोग को कितना एनर्जी मिलता है? अबाउट 38 एटीपी एनर्जी निकलता है। ठीक है, 38 एटीपी, ये ऐसे पूछेगा नहीं। और जो एक एटीपी है उसमें कितना कैलोरी एनर्जी होता है? तो अबाउट 7 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। एटीपी कोशिका को ऊर्जा देती है। अब इसके हम लोग एक बार माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देख लेते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक हम जूम वाला भी रखे हैं फोटो। यस 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 यस, यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको रखेंगे क्यों नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम लोग संरचनात्मक दृष्टि से देखें, हम लोग तो ये तो देख लिए कि भाई इसमें तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी हम लोग को एटीपी के रूप में रहता है। तो आखिर ये दिखता कैसा है? ठीक है, तो इसमें दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली कैसे? एक ये झिल्ली हो गई और एक ये झिल्ली हो गई। जो एक तो ये झिल्ली हो गई और दूसरी जो है बहुत वलयी झिल्ली है। मतलब ये देख रहे हैं बहुत घुमा हुआ झिल्ली, तो वलयकार झिल्ली है। ठीक है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। जो बाहरी झिल्ली है इसमें कहीं कहीं पोर्स होंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्स होंगे, तभी तो द्रवों का आवागमन हो पाएगा। कितना चिल्ला रहा है सब। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और आंतरिक झिल्ली जो होती है वलयकार होती है। भीतरी झिल्ली बहुत ही अधिक वलित होती है, मतलब वलयकार होती है। ठीक है, सब ऐसे सीटी बजा के बाहर जा रहे हैं ना बाइक में, ऐसे लगता है हवा में ही उड़ रहे हैं। यह अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डीएनए इसके अंदर, डीएनए हम लोग को न्यूक्लियस में मिलता है। न्यूक्लियस हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। और दूसरा एक और डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ प्लास्टिड में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो यह एक अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो छोटा छोटा हरा हरा दिख रहा है, ये राइबोसोम है, और ये बीच बीच में यहाँ डीएनए दिख रहा है, ये ऐसे लपेटा हुआ।
माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं डिपेंड हो गए पूरा पूरा, क्योंकि अचानक से हमको बनाना हुआ कुछ एनर्जी, प्रोटीन घट गया तो हम मानते चले गए कहीं और कि हमको प्रोटीन चाहिए। हम अपना प्रोटीन खुद बनाएंगे क्योंकि हम भाई एनर्जी दे रहे हैं सबको, हम नहीं रहेंगे सबको दिक्कत होगा, इसीलिए हम अपना व्यवस्था खुद, हम कुछ कुछ व्यवस्था अपना रख के चले, हम अपना डीएनए रखे, हम अपना प्रोटीन रखे हैं, हम अपना खुद बनाएंगे। और खुद राइबोसोम भी रखे हैं कि हमको अगर प्रोटीन चाहिए तो राइबोसोम से हम बोल देंगे प्रोटीन बनाओ, हम यहाँ से एनर्जी सबको सप्लाई करते रहेंगे। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। यहाँ हम प्लास्टिड का भी रखें, ये है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो केवल और केवल प्लांट सेल में होता है, पादप कोशिका में होता है, ठीक है। और ये जो होता है सेंटर ऑफ फूड सिंथेसिस, यहाँ पे फूड बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो है एनर्जी दे रहा है, लेकिन प्लांट जो है अपना खाना खुद भी तो बनाता है। हम तो बाहर बना के खाते हैं, लेकिन प्लांट जो होता है अपने खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस, आप लोगों ने बचपन में फोटोसिंथेसिस पढ़ा ही होगा, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा होगा। तो वही चीज़ है कि ये प्लास्टिड होता है हर सेल के अंदर, ठीक है। ऐसा छोटा सा गोल सा रहेगा, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। यह केवल पादप में स्थित होते हैं, ठीक है। इसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। इसमें ये दो प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्टिड, रंगीन। क्रोमो मतलब क्रोमो कहीं वर्ड आया ना तो आप सोचिए कि कलर से कुछ रिलेटेड है, रंगीन वंगीन से रिलेटेड। और ल्यूकोप्लास्ट यानी रंगहीन सफेद प्लास्टिड होता है। जैसे फूल हो गया आपका, कलरफुल होता है, तो उसमें क्रोमोप्लास्टिड पाया जाता है। क्लोरोप्लास्टिड भी होता है। क्लोरोप्लास्टिड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्टिक बट इट इज मोस्टली रिलेटेड टू ग्रीन कलर, ओके। क्लोरोप्लास्टिड जो होता है, क्लोरोप्लास्टिड जो होता है वो ग्रीन कलर से होता है, हरा जो भी हुआ वही हुआ, पत्ता वत्ता जो हुआ वो क्लोरोप्लास्टिड हुआ। क्रोमोप्लास्टिड हो गया यानी क्रोमोप्लास्टिड जो फूल पत्ती हो गया। और ल्यूकोप्लास्टिक जो होता है ये ज़्यादातर जो रंगहीन होता है, मतलब जड़ वड़ पे जो प्लास्टिक पाया जाता है ना पेड़ के जड़ में, तो वो होता है रंगहीन, वो मेन स्टार्च प्रोटीन ये सबको संचित करके रखता है, ठीक है। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? दो, और कहीं कहीं तीन भी लिखा है, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। तीन में कौन कौन हो गया? तीन में हो गया, एक हो गया क्लोरोप्लास्टिड। प्लास्टिड को प्लास्टिड ही लिखते हैं, ऐसा नहीं ना कि हिंदी में कुछ और अंग्रेजी में और। क्लोरोप्लास्टिड हो गया, एक हो गया क्रोमोप्लास्टिड, और एक हो गया आपको ल्यूकोप्लास्टिड, आधा ल ल्यूकोप्लास्टिड, ठीक है। क्लोरोप्लास्टिड हरा कलर का होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। क्रोमोप्लास्टिक रंगीन होते हैं जैसे कि पीला, लाल, ठीक है, वहाँ पे खाना बनता है। और ल्यूकोप्लास्टिड जो होते हैं वो हो गया आपका, ल्यूकोप्लास्टिड हो गया रंगहीन होते हैं, जो कि स्टार्च और रंगहीन, जो कि स्टार्च जो होता है वो जैसे कि रूट ज़्यादातर जड़ में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। प्लास्टिक की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। अच्छा देखिए, स्ट्रोमा किसे बोलते हैं? स्ट्रोमा, अगर प्लास्टिड में स्ट्रोमा वर्ड आए, स्ट्रोमा STROMA, या हिंदी में आधा स ट्रोमा, स्ट्रोमा, ये है जो ये प्लास्टिड हुआ ना गोल सा, इसके अंदर ये ग्रेनुअल कुछ जो, ये जो येलो कलर का जो लिक्विड है जिसके अंदर ये सब छोटा छोटा चीज़ है, उस लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्टोमा है ऐसे, वहाँ पे स्ट्रोमा लिखा हुआ है, जो NCERT उसमें स्ट्रोमा लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रोमा जो है वो लिक्विड को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, ये NCERT में दिया हुआ है, इसलिए स्ट्रोमा को देख लीजिएगा। अब आते हैं वॉक्यूल के बारे में। प्लांट सेल में वॉक्यूल में क्या काम करता है? स्टोरेज और सपोर्ट का काम करता है। प्लास्टिड में खाना बनता है प्लास्टिड में, और वॉक्यूल यानी रसधानी में, वॉक्यूल का हिंदी वॉक्यूल नहीं है, वॉक्यूल का हिंदी है रसधानी। इसमें क्या बनता है रसधानी में? इसमें ये जो है जंतु और पादप दोनों में होता है। प्लास्टिड बस पादप में होता है, लेकिन वो रसधानी है दोनों में होता है। लेकिन जंतु में ये बहुत छोटा होता है और पादप में ये बहुत बड़ा होता है। अबाउट 50 to 80% ऑफ जो स्पेस रहता है प्लांट सेल का वो यही लिए रहता है। जंतु पादप दोनों में पाए जाते हैं। या ठोस अथवा तरल पदार्थों के संग्राहक थैलियाँ हैं। इसमें इतना बड़ा सा थैली पानी में रखा है, मतलब नहीं होता कि अच्छा ठीक है फ्रीज टाइप से हो गया कि अच्छा तुम्हारे पास ये चीज़ है, आओ ना फ्रीज में रख दो, तुमको जरूरत होगा बाद में ले लेना। ये स्टोरेज भाई, स्टोरेज है, ठीक है। फिर हो गया कि जंतु में छोटी जबकि पादप में बड़ी रसधानी होती है, लगभग 50 to 90% तक होती है।
ये कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है, चूंकि ये जो रसधानी है, रस इसमें भरा हुआ है, और ये जो है एक तरह से पानी का पैकेज है, बैलून है, और ये एक तरह से जो सेल है उसको मजबूती देता है, जल्दी से टूटने फूटने से बचाता है। एक तो दूसरा, पहला मजबूती तो उसको सेल वाल दे रहा है, दूसरा अंदर से जो मजबूती दे रहा है वो रसधानी दे रहा है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल हुआ, शर्करा हुआ, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन इसी में रहता है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में, अमीबा में खाद्य पदार्थ संग्राहक या कुछ जीवों में विशिष्ट रसधानी अतिरिक्त जल और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना है, ये प्लांट सेल ऐसे चौकोर और इसमें वॉक्यूल इतना बड़ा सा दिखा दिए हैं, और यहाँ छोटा सा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये सब इसमें हो गया। ठीक है, अब आते हैं केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया से भी महत्वपूर्ण केंद्रक है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही। केंद्रक के बारे में एक बार देख लेते हैं हम। केंद्रक का स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाए हुए हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है, ये बस न्यूक्लियस है, ये नहीं सोचे कि सेल है, सेल तो बाहर बड़ा सा है ही, उसके अंदर का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में भी दोहरी झिल्ली होती है, ये बाहर का झिल्ली है और ये अंदर का झिल्ली है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे है ना, ये क्या है ना कि ये भी झिल्ली के ही रूप है, लेकिन ये बीच बीच में स्पेस इसका खुला हुआ है, पोर्स इसके खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं? कि अगर साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड फ्लूइड है, उसको अगर बाहर अंदर जाना है तो यहाँ से जा सकता है। तो ये इसके बारे में भी पता करना, कब बाहर जाता है कब अंदर जाता है, तो ये हम लोग परासरण विधि से जाता है, ऑस्मोसिस से जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो ये एक बार देख लीजिए, ये पोर्स होते हैं, दो दोहरी झिल्ली होती है न्यूक्लियस में भी, बाहरी झिल्ली और अंदर में जो होगा ये झिल्ली होगी जिसमें पोर्स खुले हैं। ये जो ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है वो हो गया, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ऐसे धागा धागा नुमा ऐसे ऐसे, ये हुआ, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियोलस बोलते हैं, मतलब उसके अंदर भी एक छोटा सा चीज़ है, उसको वो मेन केंद्रक के भी केंद्रक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये हुआ आपका, और इसमें किनारे किनारे राइबोसोम चिपका हुआ, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो दोहरी झिल्ली हुई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हम बोले ना कि ये सब छिद्र जो हुए हैं ये सब छिद्र हैं, यहाँ बीच बीच में जो गैप छोड़े हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जाता है। केंद्रिका के अंदर भी कोशिका द्रव्य, हर जगह में लिक्विड थोड़ा सा रहेगा ही, तभी तो जिंदा रहेगा, पानी सब कुछ जरूरत है भाई। केंद्रक के क्रोमोसोम, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, इसमें आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता के डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। यही मेन है भाई, आगे जो एक कोशिका से आगे कोशिका में सब चीज़ जा रहा है, बेटा से मतलब बाप से बेटे में गुण जा रहा है, वो सब कहाँ से जा रहा है? वो सब जा रहा है यहीं से, मतलब बेटी में माँ का गुण आ रहा है, बेटी में बाप का गुण आ जा रहा है, तो वो सब कहाँ? कोशिका में भी कहाँ? डीएनए टेस्ट होता है ना, तो डीएनए से जा रही है, डीएनए ही इसका खराब है, जीन इसका खराब है, तो वही बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए हो जाता है, आरएनए में डीऑक्सी हटा दीजिए, बस लिख दीजिए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है, गलत स्पेलिंग है, क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। इसके बारे में हम दिखाते हैं। देखो, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के बारे में एक बार देख लो। ये दिख रहा है, ये अविभाजित कोशिका है, और ये जो दिख रहा है ये विभाजित होने वाली कोशिका, कि अभी इसका विभाजन होने वाला है। तो इसमें क्या है कि अविभाजित कोशिका में ये धागे नुमा अनुसार होता है, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन जब वो विभाजित होने वाली होती है तो ये क्रोमेटिन जो धागे नुमा है ये ऐसे डबल स्ट्रक्चर में हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। और बोला जाता है कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आप लोग हमको ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्रोमोसोम होते हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, और कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, मतलब उसका दुगना कर दीजिएगा तो कुल आ जाएगा, और जितने होते हैं वो क्रोमोसोम हुआ। जीन किसे कहते हैं? देखो, डीएनए जो होता है वो कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं उसमें रहता है डीएनए में, और जो जीन रहता है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मतलब ना कि डीएनए जैसे आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा रहता है,
ये ऐसे डीएनए होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे एटीजीसी इसमें से दो दो मिलके डीएनए तैयार रहता है। और डीएनए का जो एक इकाई रहता है इसको बोलते हैं जीन। जिन वो वाला जिन नहीं, भूत प्रेत वाला नहीं, ये हुआ जीन, JENE, ठीक है। मतलब डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे, ये जीन। ये हो गया आपका क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बारे में आप लोग जान लिए। केंद्रकाय क्या होता है? तो जिसमें यह कोशिका के अंदर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर केंद्रकाय झिल्ली नहीं हो रहा, मतलब एक कोई सेल लिए आप, कोई सेल लिए और उसमें सेंटर, और उसमें ये झिल्ली है ही नहीं, सेंटर केंद्रक है लेकिन ये झिल्ली नहीं, सब आपस में मिला जिला है, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें झिल्ली नहीं होने के कारण केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र को केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, इसे केंद्रकाय बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेल वाल पे। सेल वाल क्या होता है? सेल वाल जो होता है, ये सेल वाल देख ही रहेंगे, पादप कोशिका में, बस यह केवल पादप कोशिका में होता है। सेल मेम्ब्रेन चूंकि वसा, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से बना रहता है, लेकिन सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज से बना रहता है, ठीक है। कोशिका भित्ति परिवर्तन को सह सकती है और मजबूती देती है, और केवल जीवित पादप, ये तो अलग लिखा है कि केवल जीवित पादप में परासरण होता है, ये अलग चीज हो गया। ये चीज मेन हो गया कि ये केवल पादप में पाई जाती है, सेलुलोज से बनी रहती है और ये मजबूती प्रदान करती है, ठीक है, परिवर्तन सहन करती है। कोशिका झिल्ली के बारे में पहले पढ़ना था। कोशिका झिल्ली हो गया, ये सेल वाल हो गया हमारा, ये बाहर का जो हो गया सेल वाल हो गया। इसके अंदर जो है सेल वाल केवल पादप में है, जीव में नहीं है। और ये अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन यानी पतला सा जो जाली होता है, झिल्ली, इसीलिए तो झिल्ली बोल रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। कोशिका का, क्योंकि सेल का मेम्ब्रेन जो है वही प्लाज्मा यानी जो लिक्विड है उसको भी झिल्ली प्रदान कर रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ठीक है। इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर घुसने देता है। जो मेम्ब्रेन होता है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं दूसरा, अगर ये वाला कहाँ गया, जैसे ये जंतु कोशिका हो गया और इसमें मेम्ब्रेन है, तो इसमें ये जो हम स्ट्रक्चर दिए हैं ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन बाहर दिख रहा है उसी का एक काट लेके यहाँ पे बनाया गया है। तो इसमें क्या कि इसमें कुछ जो ये बीच बीच में गैप है, तो यहाँ से जब बाहर आना जाना, यहाँ बंद हो गया है, यहाँ ले रहा है, अंदर जा रहा है कुछ भी, तो वो क्या होता है? सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आ सकते हैं। और कैसे आते हैं? तो परासरण के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। विसरण प्रक्रिया, परासरण में क्या होता है कि हाई टू लो, मतलब हाई प्रेशर टू लो, इस प्रक्रिया में विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। इसमें 3 प्रकार से गति होती है। जैसे अगर इसमें बताया गया है कि अगर जैसे कि हम 2 लिक्विड रखें, जैसे कि एक चीज, एक बीकर लिए, इसमें एक लिक्विड है, ठीक है, और पहले हम कह रहे हैं कि इसमें हम, और एक जैसे न्यूक्लियस ही है, एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर भी हमको पता है कि प्लाज्मा है, लिक्विड है एक, ठीक है, ये सेल हम मान रहे हैं सेल है। सेल के अंदर हमको पता है साइटोप्लाज्म रहता है, लिक्विड है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य। और इसमें जो हम लोग एक बीकर में या एक जगह लिए हुए हैं पानी, तो अगर हम लोग ऐसा ले रहे हैं पानी जो इसके समान है, साइटोप्लाज्मिक समान है, तो हम इसमें डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वही चीज अगर अल्प परासरण दाबी विलयन हुआ, ठीक है, तो ये फूल जाता है, और अति परासरण दाबी विलयन हुआ तो ये पिचक जाता है, ठीक है। यही चीज इसमें दिया गया है। दिया हुआ है कि क्या होता है, कोशिका बाह्य माध्यम में विलयन सांद्रता, और कोशिका के बाह्य का जो विलयन है उसमें विलय सांद्रता, और वह जो है बराबर है अंतः कोशिकीय माध्यम के विलय सांद्रता से। जो बाहर का विलय सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन है वही अंदर है, तो इसको बोलेंगे समपरासरी विलयन, ठीक है। अगर कोशिका बाह्य माध्यम से विलय सांद्रता अंतः कोशिका माध्यम के विलय सांद्रता से कम है, ठीक है, बाहर का ज़्यादा है, सॉरी, कोशिका बाह्य माध्यम, बाहर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा है, अंदर लो है, तो क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, उच्च सांद्रता से लो सांद्रता की ओर जाता है परासरण में, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो इसको बोलेंगे अल्प परासरी विलयन, और इसको हम लोग हाइपोटोनिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है विलय की, वो बाह्य में कम हो जाए, बाह्य में कम हो जाए और सेल के अंदर उच्च हो जाए, हाई हो जाए, तो क्या होता है? धीरे धीरे ये, जैसे किशमिश उशमिश क्या होता है, किशमिश को
अगर हम धूप में रख देते हैं तो बाहर का कम रहता है, अंदर का ज़्यादा रहता है, उसके अंदर सांद्रता, तो धीरे धीरे वो सूखते जाता है, बाहर निकलते जाता है उससे जो उसका साइटोप्लाज्म, और धीरे धीरे वो सूख के किशमिश बन जाता है अंगूर से। तो वो जो होता है हाइपर अति पराशरी विलयन में डालने के कारण होता है, बाहर ज़्यादा तो लो ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ 3 चीज़ है, और इससे ही हमारे इसी जो परासरण विधि से ही जो सेल के अंदर द्रवों का आवागमन होता है, परिगमन होता है, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ऐसा ही दिखता है। ये प्याज हुआ, ये गाल का हुआ। देखिए प्याज का अगर झिल्ली देखेंगे तो ऐसा दिखेगा माइक्रोस्कोप में, गाल का देखेंगे तो ऐसा। उसमें जब लेते हैं सेल में, उसमें मेथिलीन टाइप का कुछ एक लिक्विड डालते हैं जिससे वो रंगीन हो जाता है। ठीक है, रंगीन हो जाता है ना, तो हमको जैसे मेथिलीन ब्लू करके डालते हैं तो हम लोग को अच्छे से सेल दिखाई देता है। प्रोकैरियोटिक में अंतर दिया हुआ है, अगर लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पूर्व केंद्रीय कोशिका, इसको प्रोकैरियोटिक, पुराने एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है और इसको यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। सकेंद्रीय कोशिका, इसको केंद्रक के आधार पर उपस्थित है नहीं उपस्थित है, व्यास कितना यानी आकार के आधार पर दिया हुआ है, कोशिका की संख्या इसमें एक होती है, इसमें बहु, झिल्ली होती है कि नहीं। ठीक है, कोशिकांग में इसमें झिल्ली नहीं होती, इसमें होती है। केंद्रक में झिल्ली होती है कि नहीं, तो इसमें नहीं होती, इसमें होती है। तो ये आपका इसमें दिया हुआ है। विषम सूत्री जो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी दिया हुआ है, जो हम बता रहे थे माइटोसिस। अगर स्किन में कहीं कट पिट जाए तो खुद से डिवीज़न करके वहाँ से अपने आप से यहाँ पे अगर कट जाए तो अपने आप ही भर जाता है, तो वहाँ पे होता है माइटोसिस। प्रजनन के समय होता है मायोसिस। ठीक है, ये 2 विभाजन के बारे में इसमें दिया हुआ है, कैसे अनुवांशिक अर्धसूत्री विभाजन कैसे आगे हम लोग का जाता है उसके बारे में। कोशिका सिद्धांत हम लोग पढ़ ही ले, स्लाइडेन एंड स्वान और रूडोल्फ विर्चो, आगे जो ये 3 सिद्धांत दिए थे ये सब हम लोग पढ़ ही हैं। यही नए एनसीईआरटी में भी यही कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई है। कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी देख लीजिए कि पादप कोशिका में क्या है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें प्लाज्मा झिल्ली ही सबसे बाहरी आवरण है, और इसमें पादप कोशिका में लवक होता है, लवक को ही प्लास्टिड को लवक बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिड को लवक बोलते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। और तीसरा है कि इसमें रसधानी होती है, बहुत बड़ी होती है, और जंतु में रसधानी नहीं, मतलब रसधानी होती है लेकिन बहुत छोटी होती है, लवक नहीं होता। ये 3 मेन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग आज कंप्लीट किए। ये हमारा जो चैप्टर रहा वो कंप्लीट हो गया है। इसमें सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आज के इस लेक्चर में हमने पूरे अध्याय में कोशिका को विस्तार से समझा। हमने सीखा कि कोशिका क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसके सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, वो जो 3 सिद्धांत हमने बताए थे स्लाइडेन एंड स्वान के, वो हम लोगों ने देखा। फिर कोशिका, पौधा कोशिका और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तथा सभी प्रमुख कोशिकांग और कार्य, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। यदि आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो मुझे विश्वास है कि इस अध्याय से जुड़े अधिकांश प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है कि आज ही पूरे अध्याय का एक बार रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी की सभी गतिविधियों और चित्रों को ध्यान से देखिए, और अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस अध्याय को आसानी से समझ सकें। ऐसे ही क्लास 9 साइंस के सभी अध्यायों को आसान और परीक्षा उपयोगी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे क्लास की सूचना आपको मिलती रहे समय समय पर। और लेक्चर में हम नए अध्याय के साथ आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।